नमस्कार मित्रों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसी स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर लिया था कि किस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया आता है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हर 20-20 साल पे एक एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें कि 1793, फिर उसके बाद 1813, फिर 1833 और फिर लास्ट में आता है 1853। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर दो हम देखें तो 1833 और 1853 के ये दो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो हम थोड़ा सा एक बार और जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और फिर उसके बाद वो 1608 में भारत के लिए ट्रेड करने के लिए आती है, और फिर उसके बाद जब वो ट्रेड करती है तो 1773 में, यानी कि उसके कुछ साल पहले, बक्सर और प्लासी यानी कि प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है 57 और 64 में। फिर उसके बाद कंपनी किस तरीके से दिवालिया होती है, और 1773 में उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आती है। उसके तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल स्थापित किया जाता है, किसका? ब्रिटेन के पार्लियामेंट का। फिर 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इसको सुधार करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री पिट्स नाम से रहते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये एक्ट आता है। उस कमियों को सुधार करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट में रहता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको आगे जारी रखेंगे, और आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट जो आता है 1833 का। तो चार्टर का जो अर्थ है, यानी कि चार्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग है राजपत्र। तो राजपत्र पे जो निर्देश दिए जाते थे उसको कहा जाता था चार्टर, और ये हम पहले बात कर चुके कि एवरी 20 ईयर में आते थे। तो उसी क्रम में ये एक इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट था जो कि 1833 में आया। तो इसको जानने से पहले, 1833 के इस चार्टर एक्ट को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को जान लेंगे तो शायद हमें और अच्छा रहेगा इसको समझने के लिए। तो आप इस बात को समझिए कि तो आप पहले ब्रिटेन की परिस्थिति वहाँ पे समझिए कि यूरोप में ब्रिटेन की परिस्थिति क्या हो रही है। फ्रांस का एक व्यक्ति जो कि नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने पूर्ण रूप से यूरोप में कब्जा कर लिया है। उसकी वजह से इंग्लैंड को ट्रेड करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ये है, और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में हो चुका है। अब उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, और प्लस मार्केट चाहिए। तो आप आज के टाइम के बारे में अगर जानें तो किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको एक कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स मिले, जो कि इंडिया उस वक्त अच्छा खासा रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकता था। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको वर्कर्स मिले। वर्कर्स एक लो कॉस्ट वर्कर, यानी कि कम पैसे में उनको वर्कर्स मिल जाए, जो इनके लिए इंडिया इज़ द मोस्ट, जो कि इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसीलिए। और थर्ड, जो प्रोडक्ट वो बनाए हैं उसके लिए एक मार्केट चाहिए, वो कहाँ पे उसको सेल करें। तो इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी उस वक्त भी, तो उसके लिए, यानी कि कंपनी के लिए, इंडिया एक स्वर्ग था जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, वर्कर्स भी मिल रहे हैं, और उनके मार्केट्स भी मिल रहे हैं। तो इंडिया का इम्पोर्टेंस ये है कंपनी के लिए। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ क्रांतियां लगातार यूरोप में हो रही थी, जिसमें श्रम सुधार के लिए क्रांतियां कुछ हुई। और इसके अलावा अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका अब तक आज़ाद हो चुका था और एक संवैधानिक रूप से आगे बढ़ रहा था। वहाँ पे संविधान निर्माण भी हो चुका था वॉशिंगटन के नेतृत्व में। तो जिस तरीके से अमेरिका वहाँ पे आज़ाद होता है, यूरोप में कुछ आंतरिक अशांति फैलती है, और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका एक अलग ही कारण बनता है। तो अगर हम बात करें कि यूरोप में अभी क्या हो रहा था, तो यूरोप में जो स्लेवरी यानी कि जो दास मजदूर थे, कानून थे, उसको सुधार करने के लिए 1833 में एक कानून वहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद पूर लॉज आता है जो कि गरीबों के लिए होता है। फिर उसके बाद एक और लॉ आता है जो कि फैक्ट्री एक्ट से रहता है। उसमें ये कहा जाता है कि लोगों को कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, कुछ उनके बेसिक अधिकार होते हैं। जैसे कि आज हर कंट्री ने अपने लेबर लॉ बना के रखे हैं, सेम
उस वक्त भी अब धीरे धीरे यूरोप में ये बन रहा था। तो इसकी वजह से वहाँ पे दास प्रथा का अंत हो गया था काफ़ी विरोध के बाद। तो यूरोप में वर्कर्स को खोजना पहला तो बहुत टफ काम था, और दूसरा वर्कर्स उनके कंडीशन पे मिलना ये उससे भी टफ काम था। तो इस सिचुएशन में इंडिया इनके लिए विन विन कंट्री था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से इम्पोर्टेंस है कंपनी के लिए, और इंडिया का इम्पोर्टेंस ब्रिटिश सत्ता के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया एक इनकी मुख्य कॉलोनी थी। यहाँ से पूरा व्यापार कंट्रोल करते थे और साथ साथ पूरे एशिया पे कंट्रोल स्थापित करते थे। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट ये चाहता था कि इंडिया अब इनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि कंपनी कुछ ऐसे काम कर रही थी जो जनसाधारण में, भारतीय जनसाधारण में उनका विरोध काफ़ी लंबे समय से हो रहा था, जो कि उसी का परिणाम था 73 का एक्ट। और लगातार कंपनी इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। कहाँ पे आंग्ला मराठा वॉर लड़ रहे थे, कभी मैसूर का वॉर लड़ रहे थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन के पार्लियामेंट को भी ये सब पता चलता है, और जिस तरीके से अमेरिका उनके हाथ से चला जाता है, उनको ये भी डर था कि कहीं भारत भी उनके हाथ से न चला जाए। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये दोनों कितना भारत दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ ब्रिटेन के राजशाही के लिए भी। तो इसी क्रम में जब 33 का चार्टर तैयार होता रहता है, उसी में एक पार्लियामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस होती है, क्योंकि अब ब्रिटेन का पार्लियामेंट ये नहीं चाहता है कि कंपनी को फिर से 20 साल के लिए भेज दे और भारत पे जाके जुल्म करे। और कंपनी इस वक्त ऐसे सिचुएशन से गुजर रही थी जहाँ पे उनको भारत में ट्रेड व्यापार करने का एक उनको अधिकार चाहिए ही है। तो इसको दिलाने के लिए वहाँ पे एक पार्लियामेंट में एक सेशन होता है। तो वहाँ पे जब ये सेशन होता है तो दो लोगों का जो वार्तालाप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। एक मैकाले, जो कि मैकाले आगे भी इम्पोर्टेंट रखेंगे, जो कि इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैकाले ने ही प्रभावित किया था। और आज का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैकाले का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नाम था बकिंघम का। अब बकिंघम वहाँ के आप किंग के रूप में मत समझिए, ये है जेम्स सिल्क बकिंघम, जो कि भारत में भी काफ़ी टाइम तक रहे थे, एक जर्नलिस्ट थे। और ये कलकत्ता जर्नलिज्म के नाम पे एक कलकत्ता जर्नलिज्म के संस्थापक भी ये थे। तो जिस तरीके से तो बकिंघम का कहना ये था कि ब्रिटेन पार्लियामेंट अब डायरेक्ट इंडिया को कंट्रोल करे। तो वो कहते हैं कि अब एक काम करिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कि आप भारत पे कंट्रोल करिए, कंपनी जो जिस तरीके से शासन कर रही है ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इसका जवाब देने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं कौन? मैकाले। मैकाले कहते हैं कि आपके पास क्या विशेषता है, आप कैसे भारत को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या आप अपने इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि ब्रिटेन और यूरोप के पॉलिटिक्स से छूट के क्या आप भारत की ओर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहाँ पे देखें तो फ्रांस में एक अलग ही क्रांति हो रही थी, ब्रिटेन में खुद क्रांति हो रही थी। तो इन दोनों को कंट्रोल करना और फिर भारत पे भी अपना ध्यान देना, क्या ये पॉसिबल था? शायद इतना पॉसिबल नहीं था। तो इनका भी कहना ठीक था कि आप भारत के कल्चर को जानते भी नहीं हैं, इंडियन कल्चर को, और आप किस तरीके से इंडिया को कंट्रोल करने की बात करते हैं। क्या आप ब्रिटेन में रह के इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? तो काफ़ी लोग इससे सहमत हुए कि हाँ ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में रह के इंडिया को कंट्रोल करना, हम उस देश को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं जहाँ के एक प्रोविंस यानी कि एक राज्य की जनसंख्या भी हमारे पूरे ब्रिटेन से ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें उस वक्त के बॉम्बे प्रांत की या फिर बंगाल प्रांत की, उसके क्षेत्रफल इतना था जितना ब्रिटेन का टोटल क्षेत्रफल था। तो आप एक उनके प्रोविंस के बराबर हो कि क्या आप उनके पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल था। और अंत में आते आते मैकाले पार्लियामेंट को मनाने में सक्षम हो जाते हैं कि अभी के लिए एटलीस्ट कंपनी ही कंटिन्यू करेगा भारत पे शासन। लेकिन जिस तरीके से पूरा चेंज होता रहता है और ब्रिटेन पार्लियामेंट चाहता है कि नहीं,
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सुधार होते हैं, मतलब कंपनी पे पार्लियामेंट का काफ़ी कब्जा होता है। कब्जा मतलब काफ़ी ऐसे लॉज आते हैं, ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन का पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल होने लगता है कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण देखें तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी तक हम देखते थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अर्थात अभी तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कंट्रोल करते थे किस पे, बॉम्बे यानी कि बम्बई उस वक्त की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी पे। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। इंडिया यानी कि जो इंडिया है टोटल, उस टोटल इंडिया पे अब कंट्रोल किसका होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो जो इससे जो परिप्रेक्ष्य में तैयार होता है, इसमें जो आगे आते हैं वो थे पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो विलियम बेंटिक बनते हैं। विलियम बेंटिक के बारे में आप इस बात को जान लीजिए कि विलियम बेंटिक खुद एक समाज सुधारक थे। ब्रिटेन में अच्छी खासी उनकी लोकप्रियता थी। तो कंपनी पे पकड़ बनाने के लिए पार्लियामेंट पहले ही चाहती थी कि कुछ ऐसे रिफॉर्म आए इंडिया में भी, ताकि इंडियंस को ऐसा लगे नहीं सिर्फ ब्रिटेन हमारा शोषण ही नहीं कर रहा है, हमारे बारे में ब्रिटेन सोचता भी है, हमारे लिए कुछ कानून भी बना रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाना उसी क्रम का एक कार्य था ये। इसके अलावा अभी तक क्या हो रहा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ जो बॉम्बे यानी कि बम्बई और जो मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी कुछ शक्तियाँ थी। विधायिका मतलब कानून बनाने की कुछ शक्तियाँ थी। इन्हीं का उन्होंने काफ़ी दुरुपयोग भी किया था। यानी कि बंगाल के जनरल को बिना बताए, गवर्नर जनरल को बिना बताए ये आंग्ला मराठा वॉर लड़ रहे हैं, तो कहीं मैसूर का वॉर लड़ रहे हैं, और फिर बाद में बता दे रहे हैं कि ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी कि उसकी वजह से वॉर हमको लड़ना ही पड़ा, लड़ाई लड़नी ही पड़ी। लेकिन अब ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कि आप ना तो कोई कानून बनाएंगे और ना ही कोई भारत में लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और अगर बहुत ही आवश्यक है तो बिना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के परमिशन के आप कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत ही आवश्यक है तो ही आप परमिशन लेंगे, अदरवाइज़ आप अपने काम को ही सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। बाकी नियम और शक्ति बनाने का आपको तो एटलीस्ट अधिकार नहीं ही दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक समस्त कार्यों को समाप्त कर दिया गया और अब इसको एक सिर्फ प्रशासनिक निकाय बना के रख दिया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें जो कि देखें हम तो सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हालांकि ये बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध पर समाप्त कर दिया गया था, जो कि बाद में लागू भी कर दिया गया था। तो ये खुली प्रतियोगिता थी जिसमें बात की गई थी कि भारतीय अब किसी भी पद पे रोजगार कर सकते हैं, यानी कि भारतीयों को ये आश्वासन दिया गया कि आपकी उपेक्षा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए भारत के लोग अब ब्रिटेन में पढ़ने जा रहे हैं, एक उच्च शिक्षा हासिल करके जब वो भारत में रिटर्न आ रहे हैं तो उनको रोजगार पे रखा ही नहीं जा रहा है। तो क्या उनके अंदर एक असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होगी? जाहिर सी बात है उनके अंदर भी एक असंतोष की भावना उत्पन्न होगी कि हम जब ब्रिटेन, अमेरिका जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आ रहे हैं और फिर इंडिया आने के बाद हमको कुछ रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। तो इसको समाप्त किया गया कि अब भारत के लोग किसी भी पद पे नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट सुधार देखें तो एक जो महत्वपूर्ण सुधार था वो था कि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड जो आज भी उपयोग में लिया जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया जो है यहीं से आरंभ होती है। मैकाले ने लिखना शुरू किया था 1837 में। हालांकि वो लागू 1860 आते आते हुआ था, लेकिन उसने लिखना शुरू अभी से कर दिया था मैकाले ने। और हाँ, जो कानून बनाने के लिए जो एक परिषद था गवर्नर जनरल का, उसमें अभी तक टोटल एक गवर्नर जनरल और तीन लोग और थे, प्लस एक और व्यक्ति उसमें जुड़ा, और एक वो जो जुड़ रहा है वो है मैकाले। अब आप मैकाले का इम्पोर्टेंस समझिए, क्योंकि
मैकाले वही व्यक्ति है जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए अपने तर्क दिया था, और इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए और भारत में व्यापार करने का परमिशन मिल गया। अदरवाइज ऐसा लग नहीं रहा था कि अब कंपनी कंटिन्यू करेगी, लेकिन हाँ, कंपनी को अधिकार मिला 20 साल के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो अब जो है एक केंद्रीकरण की व्यवस्था स्थापित हो रही, क्योंकि देखिए आपकी बंगाल और इधर बम्बई की जो प्रेसिडेंसी है, इनके गवर्नर जनरल की शक्तियाँ पूरी कम करके किसके पास दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। आज के समय में आप देखिए, जैसे पूरी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास रहती है, ना कि स्टेट। हाँ कि स्टेट के पास इतनी शक्तियाँ रहती हैं कि अपने स्टेट को वो चला सके, लेकिन मेन जो पावर का हब है वो आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसी तरीके से तब के समय में एक पूरी शक्ति का एक केंद्रीकरण स्थापित किया गया, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो अब भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस अपना खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कदम था, ताकि ब्रिटिशर्स जो लोकल लोग हैं वहाँ के, वो इंडिया आएँ और इंडिया में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग भी समझे कि हाँ, मतलब जो ब्रिटेन के अंदर जो एक भाव उत्पन्न हो रहा था कि यहाँ पे इंडिया में जाके कंपनी वहाँ का शोषण कर रही है, ये बात कंपनी चाहती थी कि ऐसा कुछ पता न चले ब्रिटेन के लोगों को कि कंपनी इस तरीके से बिहेव कर रही है इंडियंस को। हालांकि उन्होंने जिन लोगों को पास दिया वो उनके ही लोग थे, ताकि ये माइंडसेट बना रहे कि हाँ, कंपनी का बिहेव इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा है, ना कि गलत बर्ताव कर रहा है। तो इन सब सुधारों के साथ ये 20 साल धीरे धीरे चलता है, यानी कि 1833 से लेकर 1853 तक ये कानून धीरे धीरे चलता है। लेकिन इस बीच में काफ़ी परिवर्तन आ चुका होता है, कंपनी की हालात जो है अब थोड़ी खस्ता हालत हो चुकी होती है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो चुका रहता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो अब सीधे ब्रिटेन कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ये कह रहा है कि भारत इतने बड़े देश को क्या सिर्फ एक कंपनी के हाथों छोड़ देना कितना उचित होगा। यानी कि जब ये एक्ट आया जब ये एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बना दिया गया, तो क्या सिर्फ एक कंपनी का व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या वो पूरे भारत को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, ये थोड़ा सा कठिन काम था। तो इसी को देखते हुए जब ब्रिटेन में बात आगे बढ़ती है कि पूरे भारत को सिर्फ एक कंपनी के हवाले दे देना और उसके बर्तावों पे नज़रअंदाज करना, ये कब तक सही होगा? क्या ये जैसे अमेरिका में 13 राज्यों ने विरोध कर दिया था ब्रिटेन के खिलाफ, जिस तरीके से अफ्रीका में विरोध हो रहा था और यूरोप में खुद इनका विरोध हो रहा था, तो क्या इंडिया में विरोध हो और यहाँ से कंपनी का बोरिया बिस्तर यानी कि ब्रिटेन के बोरिया बिस्तर बंध जाए? ये होगा क्या? लेकिन उसके पहले कुछ सुधार कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी चरण में 20 साल बाद 1853 में एक और चार्टर आता है, लेकिन अब ये चार्टर एक अलग ही है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि बस अब चार्टर कंपनी का नेतृत्व जो भारत में इतने वर्षों से चल रहा था, अब ये धीरे धीरे समाप्त होगा और अब ये सारी शक्ति का केंद्र ब्रिटेन का पार्लियामेंट होगा। इसी एक्ट में ऐसे ऐसे कुछ शब्द थे जिससे ये लोगों को पता चल रहा था। तो वो क्या ऐसे शब्द थे, वो क्या ऐसे हिडन हिंट्स थे जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा था कि बस कंपनी अब तो एटलीस्ट अपने 20 साल कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उसके पहले ही ब्रिटेन के हाथों में चला जाएगा।